जय हिंद दोस्तों। नेपाल में त्रासदी आया, प्रलय आया और नेपाल की अर्थव्यवस्था पे महाप्रलय आया। लेकिन इसी बीच में नेपाल के अंदर ही कुछ ऐसे हैवान दरिंदे भी सामने आए जो कि गिद्ध की तरह लोगों को नोचने के लिए भी प्रकट हुए। ये धरती पे जब आफत आते हैं तो दरिंदे भी उफन के सामने आते हैं और ऐसी वारदात सामने आई जिसको देख करके पूरा देश हैरान है। और ये खबर आपको चौंका करके रख देगी जो घटना नेपाल के अंदर हुई है। और इसमें चीन का एक बड़ा हाथ बताया जा रहा है, साजिश का खुलासा भी हुआ है। आपको बताएंगे पूरी खबर। लेकिन नेपाल के अंदर जो त्रासदी हुई है, जो महाप्रलय हुआ है, इस बीच में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या झोपड़ी, क्या बंगले, सब दह गए। क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, पशु पक्षी, जानवर सब बह गए। 20 फीट मलबे और उसके नीचे ना जाने क्या क्या दबे हुए, जिनको आप खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों हर चीज बयान नहीं किया जा सकता है। जो दर्द, जो तकलीफ जो दिखी, जिसको देख करके हर कोई का रोंगटा खड़ा है। जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हर एक वीडियो आप लोगों से शेयर भी नहीं की जा सकती है और हर चीज खुल करके बताई भी नहीं जा सकती है। वो दर्द बयां भी नहीं किया जा सकता है जो नेपाल की जनता आज झेल रही है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों शव के, जो मासूम, निर्दोष, बेगुनाह जो शव दह गए और उनके कानों में, उनके शरीर में जो जेवर, जो गहने, जो बाली थे, उसको भी चोरी करी जा रही थी। कान से बाली को, सोने की बाली को नोच करके खींचे जा रहे थे। यह हैवानियत है, यह दरिंदगी है, यह इंसानियत नहीं है। एक तो प्रकृति की चोट, महाप्रलय नेपाल के अंदर, और दूसरी तरफ आप ये दरिंदगी कर रहे हैं। आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये पूरी दुनिया देख रही है। ये क्या मैसेज जा रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी विचारधारा क्या है? नोच नोच करके गिद्ध की तरह खाने के लिए भी लोग वहां पे प्रकट हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब नेपाल के अंदर खाने ही नहीं रहेंगे, महाप्रलय की स्थिति है, और आप सोने रख करके ही क्या करेंगे? जिंदगी बचेगी तब तो आप सोने का कुछ कर पाएंगे। अभी जब ये शव से जेवर नोचते हुए जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, नेपाल पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत धर दबोचा जो आरोपी थे। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है कि अचानक इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा महाप्रलय अचानक कैसे हो गया? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? इसके पीछे क्या चीन का हाथ है? जो नेपाल चीन चीन करती है, क्या वही चीनियों ने नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था की लंका लगा करके रख दी, महाप्रलय ला दिया? कुछ लोग तो दावा यह भी कह रहे हैं कि अगर चीन चाहता तो ये महाप्रलय नहीं होता। चीन ने आखिर क्यों नहीं जानकारी दी कि इतना बड़ा महाप्रलय आने वाला है? अगर चीन पहले से अलर्ट कर देता, चीन को पहले से पता था, अगर चीन अलर्ट कर देता तो सैकड़ों लोगों की जानें बच जाती। यह इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है दोस्तों। विश्व के अंदर अगर कोई बड़ी त्रासदी होती है, उसमें चीन का नाम ना आना यह हो ही नहीं सकता है। अभी आपको बता दें कि जो नेपाल में त्रासदी हुई है उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और चीन ने तिब्बत में, हिमालय के ऊंचे इलाकों में शियाओकांग नाम की बस्ती बनाई है। और ये जो शियाओकांग में चीन ने जो बस्ती बनाई वो अवैध है, पूरी तरीके से इलीगल है। वहां पे आप नई बस्ती बना सकते हैं, लेकिन भरपूर मात्रा में शियाओकांग में चीन ने दबा करके बस्ती बनाई। इसका विरोध भी किया लोगों ने कि आप, ग्लेशियर है वहां आसपास में, आप वहां पे बस्ती नहीं बना सकते हैं। लेकिन चीन ने शियाओकांग में बस्ती बनाई। पहाड़ काटने और नदी के रास्ते के पास
पूरी तरीके से निर्माण करने से ग्लेशियर प्रभावित हुआ है और बर्फ का बड़ा हिस्सा नदी में गिरा और बाढ़ आया, और जिस कारण से नेपाल में त्रासदी आई। ग्योरोंग कस्बे, ग्योरोंग पोर्ट के पास भारी मात्रा में निर्माण किए गए, नदी का बहाव प्रभावित हुआ और पानी तेजी से नेपाल की ओर आया, जिस कारण से इतना बड़ा महाप्रलय झेला नेपाल के लोगों ने। अभी फिलहाल आपको बता दूं मैं कि नेपाल से जो डेड बॉडी है वो उत्तर प्रदेश तक भी बह करके आ रहे हैं। यूपी और बिहार में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गंडक नदी से पानी आ सकते हैं, कुछ पानी उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी बह गए हैं, तो अलर्ट मोड पे है हर। लेकिन ये एक झांकी है, बताया जा रहा है। चीन एक बड़ा दावा ये भी कर रहा है कि 72 घंटे में जो महाप्रलय नेपाल के अंदर आया है उससे भी बड़ा महाप्रलय नेपाल के अंदर आने वाला है। एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन ये अलर्ट जो अभी जारी किया, ये जब पहली त्रासदी आई नेपाल के अंदर, क्या चीन अलर्ट नहीं कर सकता था? ये 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है, पहले भी दे सकता था। तो आज हजारों लोगों की जिंदगी खत्म होने की बातें आ रही हैं, हजारों सैकड़ों लोग लापता है, कहां हैं कुछ नहीं पता। एनआरआई, टूरिस्ट, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, कुछ इसमें भारतीय भी थे। अभी आपको बता दें कि 168 किलोमीटर पूरी तरीके से साफ हो गया, 40 किलोमीटर हाईवे बह चुका है, 19 पुलों का नामो निशान खत्म हो गया, 9 हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए, और जो 20 फीट मलबे की बात मैं कह रहा हूं, उस मलबे के नीचे न जाने कितने इंसान, कितने घर, कितने गाड़ियां, लग्जरी, न जाने कितनी सारी चीजें, संपत्ति सब की वहीं पे दबी रह गई उसी 20 फीट के मलबे में। और आपको बता दें कि नेपाल में बाढ़ के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर है, पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई। एक बड़ी खबर यह भी है कि नेपाल सेना के 44 जवान लापता हैं, और नेपाल में फंसे नागपुर के 106 यात्री को बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने मिनी बस का इंतजाम करके, और जो 106 यात्री जो नेपाल के अंदर फंसे हुए थे उनसे वार्तालाप भी की, बात भी किया। आखिर आप किस स्थिति और परिस्थिति में हैं, हम आपको वहां से निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों, एक समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, दूसरी समस्याएं नेपाल में उत्पन्न हो जा रही है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद भूकंप आया है, और यह भूकंप 3.2 तीव्रता से भूकंप आया है। नेपाल के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आएगी वहां के लोगों ने सोचा नहीं था, और जब नेपाल के अंदर त्रासदी आई, भूकंप आया, महाप्रलय आया, बाढ़ आया, जान माल की नुकसान हुई, भारत ने तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाया, तुरंत टन के टन राहत सामग्री भेजने शुरू कर दिए। भारत हमेशा किसी भी देश के लिए हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन भारत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। चीन ने अभी तक एक बार भी नेपाल के लिए राहत सामग्री को लेकर के नहीं बात करी, लेकिन भारत हमेशा सबसे आगे रहता है, हर चीजों में आगे रहता है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।